नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आपको पता है कि भारतीय वायुसेना बहुत जल्द 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ग्लोबल टेंडर इशू करने जा रही है और इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, वायुसेना मेडल गैलेंट्री। सर, आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद कर्नल राठौर। मेरा नाम जैसे इन्होंने बताया एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल है। डॉक्टर का मतलब है पीएचडी, लेकिन एयर कमोडोर मैं बहुत ही भाग्यशाली था और कि मैं विश्व की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स लेकिन सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स में कार्यान्वित रहा। इसके अंदर मैंने मिग 21, मिग 23 और मिग 27 जैसे फाइटर जहाज़ों को फ्लाई किया और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लिया मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगवार पे भी, और साथ साथ में एवरो और अटैक हेलीकॉप्टर्स पर। इसका मतलब है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मैं अलग अलग एयरक्राफ्ट, फाइटर, ट्रांसपोर्टर, हेलीकॉप्टर और साथ साथ में फाइटर्स में भी अलग अलग वर्जन पे फ्लाई कर सका। सर, आपका जो कार्यकाल रहा है और जो आपका एक्सपीरियंस है वाकई काबिले तारीफ है। आइए मुद्दे पर आते हैं। भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। इसकी जरूरत क्या है और ये कैसे किया जाएगा? कर्नल राठौर, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। हमारी एयरफोर्स की आज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 तक पहुंच चुकी है। अगले साल 2 मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन नंबर प्लेट यानी कि रिटायर होने जा रहे हैं, तो उसके बाद तो ये स्ट्रेंथ 29 पे आ जाएगी। अगर हमको कॉम्बैट एज को नहीं खोना है और अपने आप को रेलेवेंट रखना है टू फ्रंट सिनेरियो में, जहां पे चीन भी है, पाकिस्तान भी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ग्लोबल ओपन टेंडर दें। अगर आपको मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, 3 मिराज 2000 स्क्वाड, 3 मिग 29 स्क्वाड और 3 के साथ साथ ये 3 के साथ साथ 6 जो जैगुआर स्क्वाड्स हैं वो भी अपने 40 साल अगले 4 या 5 साल में पूरा कर देंगे, यानी कि उनकी लाइफ भी ओवर हो जाएगी 2035 तक। तब तक हमें इन सभी 12 एडिशनल स्क्वाड्स को रिटायर करना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 14 स्क्वाड से नीचे आ जाएगी। आज अगर ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 है तो ये स्क्वाड्स गिर के आपके पास पहुंच जाएंगे 14 या 17 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कितने जहाज उस समय रेलेवेंट है। तो बहुत जरूरी है कि जो LCA Mark 1A है, जो अभी GE 404 इंजन जिसमें आने की डिले आ गई है 1 या 1.5 साल की, उसकी वजह से, और साथ साथ में जो इंटीग्रेशन है इजरायली रेडार और हमारे भारतीय वेपन सिस्टम्स की, उसके अंदर जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस लेंगे तो वो 2026 तक हमारे को उसका स्क्वाड नहीं मिलेगा LCA Mark 1A का। तो इसका मतलब है बहुत जल्दी से हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ओपन टेंडर करना चाहिए। एयरफोर्स में इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का इंडक्शन टाइम क्रिटिकल है अगर हम अपनी कॉम्बैट एज नहीं खोना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत जरूरी है कि जो रेट ऑफ इंडक्शन है हमारे एडिशनल फाइटर जहाजों का, वो इससे एक्सीड करे, क्योंकि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है। अगर हमें टू फ्रंट थ्रेट सिनेरियो को देखना है, चीन और पाकिस्तान को देखना है, तो अगर हमारी ये स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है, रेट ऑफ इंडक्शन बढ़ती नहीं है रेट ऑफ रिटायरमेंट से, तो हम ऐसे ही अपनी कॉम्बैट एज खोते रहेंगे। और हो सकता है कि इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रेलेवेंट ना रहे, जिसके पास 22 स्क्वाड है, जिसमें से कई स्क्वाड जो है JF-17 ब्लॉक 3 यानी कि 4 से 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के हैं। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में इस सौदे को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई और हर कोई वेंडर चाहेगा कि भारतीय वायुसेना उसका जहाज खरीदे। मैं चाहूंगा कि आप कौन कौन से प्रोबेबल वेंडर्स हैं और क्या प्रोबेबल जहाज हैं जो भारतीय वायुसेना एग्जामिन कर सकती है, इवेलुएट कर सकती है। कर्नल राठौर, 6 जहाज जो मेरे जहन में आते हैं, सबसे पहला है यूरोफाइटर टाइफून, दूसरा है रफाल, तीसरा है F-15EX
जो कि ईगल का बेटर वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन है, और Su-57, लेकिन साथ साथ में है F-21 जहाज जो कि F-16 पे बेस्ड है, और ग्रिपिन, साब ग्रिपिन जहाज। ये 6 जहाज मेरे जहन में आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं कवर करना चाहूंगा टाइफून के बारे में। यूरो फाइटर टाइफून एक 4 to 4.5 जनरेशन के बीच में फाइटर जहाज है जो अगस्त 2003 में पहली बार उड़ा था, यानी कि इसको 21 साल पूरे हो चुके हैं। इसे 3 कंपनीज ने बनाया है, एयरबस, BAE और साथ साथ में लियोनार्डो। ये कंपनीज 4 देशों में स्थित हैं, यूके, जर्मनी, स्पेन एंड इटली। यानी कि इन चारों कंपनीज जो चारों देशों में स्थित हैं, ये चारों देशों के पास भी ये मेन जहाज है। तो ये जहाज नाटो अलायंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एयर पुलिसिंग मिशंस में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। और जो अभी लड़ाई चल रही है तो एयर पुलिसिंग जो नॉर्दर्न यूरोपियन एरियाज में है वहां पे भी इस जहाज को इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं सर, ये इस जहाज को हमने शॉर्टलिस्ट भी किया था जब हमने रफेल खरीदने का फैसला किया। कर्नल राठौर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2012 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ट्रायल्स जब चल रहे थे तो सबसे आगे यही जहाज था, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ये बहुत अच्छा उस समय उभर रहा था। रफाल के साथ साथ ये भी बहुत अहम जहाज हमने कंसिडर किया था, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम आई थी। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ रही थी वो हमको $100 मिलियन यूरो के हिसाब से पड़ रही थी, जो उस समय ये बहुत ज्यादा दिख रही थी और हमें रफाल में एक बेटर डील नजर आ रही थी। और जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ने 36 जहाज लिए तो हमें अराउंड $75 मिलियन के पास बेसिक कॉस्ट पड़ी थी एक रफाल की। यूरोफाइटर में भी मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहता हूं। इस जहाज का जो मारक क्षमता है, यानी कि रेंज है, जहां तक ये जहाज जा सकता है, वो 2900 किलोमीटर है। और जो इसकी ऊपर की सीलिंग है, जो जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम उड़ान कितनी सीलिंग तक कर सकता है, तो 55,000 फुट तक ये जा सकता है। जी हाँ। और साथ साथ में इसके अंदर 2 इंजन लगे हैं जो 75 किलो न्यूटन्स के करीब पावर देते हैं। इसमें मिसाइलें हैं एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड। एयर टू एयर मिसाइल के अंदर AMRAAM AM-120 और AM-132 जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। ये AMRAAM-120 जो है 120 से 180 किलोमीटर की रेंज के अंदर हवा से हवा में दुश्मन के जहाज को मारती है, और जो दूसरी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है वो 25 किलोमीटर तक के करीब की मारक क्षमता रखती है। साथ साथ एयर टू ग्राउंड भी है इसमें, वो स्टॉर्म शैडो यानी कि स्काल्प मिसाइल जैसे ही ये 370 किलोमीटर तक जाती है और बड़ी अच्छे तरीके से ग्राउंड टारगेट्स को हिट करती है, और ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल गिनी जाती है। और दूसरी जो मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक आती है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये वाली वेपन सिस्टम्स इसके पास हैं, लेकिन ये सब के सब वेपन सिस्टम्स एक जनरेशन पीछे हैं। ये एकदम आधुनिक वेपन सिस्टम्स नहीं है। प्रोडक्शन रेट अगर हम इसका देखें तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके जो और 5 और ही क्लाइंट्स हैं, 4 तो ये खुद हो गए देश। कौन से देश? यूके हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, इनकी एयरफोर्स, एक ऑस्ट्रिया एयरफोर्स, साथ साथ मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जो कि इसको जरूर खरीदना चाहती है, और सऊदी अरेबिया भी है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकली आती है। जर्मनी हमेशा से ह्यूमन राइट्स की तरफ सेंसिटिव रहा है, तो उसने भारत को पहले छोटे आर्म्स नहीं दिए, ये कहते हुए कि भारत की ह्यूमन राइट्स कंडीशन अच्छे नहीं है। और साथ साथ में जो हमारा अर्जुन टैंक है उसके लिए इंजन भी नहीं दिया, और लाइट टैंक के लिए भी इंजन नहीं दिया। तो अगर हम इस जहाज की तरफ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि जैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ मुश्किलें करी जब खाशोगी को मारा गया था सऊदी अरेबिया के अंदर, ऐसा ना हो कल हमारे साथ करें जब ये जहाज इंडक्ट होने लग जाए। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें ये जहाज लेना है तो जर्मनी और यूके ये वो देश हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमेशा प्रश्न उठाते हैं। लेकिन सर, इस बार कहा जा रहा है कि जर्मन चांसलर स्वयं इस बात की मुहिम उठा रहे हैं कि वो भारत को ये जहाज बेचेंगे। आप ये भी बात सही कर रहे हैं, लेकिन शोल्स का खुद वहां पे अभी वोट, उनका ऊपर कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पावर में, कौन आएगा पावर में, क्या वो भी वही सोच रखेगा जो उनका चांसलर शोल्स रख रहे हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। आप रफाल को कैसे आंकते हैं जो कि हमारे पास है? रफाल 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट का कैनार्ड है, और उसका जो विंग डिजाइन है वो भी डेल्टा है, यानी कि सभी चीजों में अच्छा है, मनूवरेबल है, लाइट भी है, और 24.5
केजी टन जो इसका है टेक ऑफ वेट है, यानी कि ये लाइट मिडिल वेट कैटेगरी के अंदर आता है। तो मेन चीज इसकी ये है कि इसकी जो रेंज है वो 3,700 किलोमीटर है, यानी कि जो टाइफून की रेंज थी 2,900 किलोमीटर, उससे कहीं ज्यादा इसकी रेंज है। सर अपने मेरे दर्शकों के लिए ये बताइए कि रेंज इम्पोर्टेंट होती है या रेडियस ऑफ एक्शन इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो रेडियस ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ एक्शन का मतलब होता है कितना आगे तक जाता है और फिर कितना वापस अपने बेस तक आ सकता है। लेकिन रेंज ये डिटरमिन करती है कि कितना मैक्सिमम वो दूर जा सकता है। उसके बाद अगर वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करे तो वापस अपने बेस में भी आ सकता है। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो इसको अगर आधा कर लें हम रेंज को, तो कहीं ना कहीं वो रेडियस ऑफ एक्शन के आसपास आने लग जाता है। तो इसका कितनी दूर तक जाने का मतलब कितनी दूर तक वो टारगेट सिस्टम्स को प्राप्त कर सकता है, उन पे हमला बोल सकता है। तो इसके अंदर जो वेपन सिस्टम्स भी फिटेड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर है स्कैल्प, जो कि स्कैल्प उसके अंदर भी था, टाइफून में भी था, और एयर टू एयर के अंदर माइका है, जो माइका इतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू AM-120। और जो दूसरी छोटी मिसाइल है इसके अंदर वो बड़ी अच्छी है। वो मिसाइल आपको ऑल एस्पेक्ट 60 टू 70 किलोमीटर देती है, यानी कि 60 टू 70 किलोमीटर तक नो एस्केप जोन है। एक बार कोई दुश्मन का जहाज आपके 60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ गया आपके जहाज के, तो वो बच के नहीं जा सकता है। और तीसरा जो इसके अंदर वेपन सिस्टम है वो है हैमर। हैमर यानी कि जैसे उसमें एंटी टैंक मिसाइल थी ब्रिमस्टोन, इसमें हैमर है जो नोड्स के अगेंस्ट अटैक करती है, बंकर्स के अगेंस्ट अटैक करती है, रेडार सिस्टम्स को अटैक करती है और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अटैक करती है। इसकी मारक क्षमता भी 70 किलोमीटर के करीब है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है रफाल का वो ये है कि ऑलरेडी हमने 36 एयरक्राफ्ट ले लिए हैं। जी हाँ सर, रफाल पे हमारा अनुभव है और हमने एक रफाल का ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और फ्लाइंग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पायलट स्ट्रेंथ भी तैयार कर रखी है। तो क्या आप समझते हैं कि रफाल को एक एडवांटेज होगी इस डील में? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि कोई भी जहाज लेने के बाद सिर्फ जहाज ही नहीं, पायलट की ट्रेनिंग, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है। वो हमने रफाल के लिए ऑलरेडी कर लिया है और इसके लिए हमने 10,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा भी किया है। तो अगर हमने वो खर्चा कर लिया है, हम एडिशनल 26 जहाज नेवी के लिए ले रहे हैं। अगर हम वो 26 जहाज लेते हैं नेवी के लिए, तो वो जहाज भी वो ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स का कर सकते हैं, जो एयरफोर्स ने क्रिएट किया है। तो ये कॉमनैलिटी होगी और हमारा खर्चा कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आ रही है जी कर्नल राठौर? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्होंने इतने सारे कंट्रीज को ये रफाल जहाज बेच दिया। अभी इंडोनेशिया को भी बेचा है, 42 के करीब जहाज उन्होंने बेचे हैं। इनके पास ऑर्डर बैकलॉग है 180 जहाजों का, और इनका प्रोडक्शन रेट सिर्फ 11 से 15 है और ये बढ़ा भी नहीं सकते। फ्रांस उतनी बड़ी कंट्री नहीं है, इसका उतना नेटवर्क नहीं है कि वो इसको बढ़ा सके। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब तक वो 180 जहाज को क्लियर नहीं करेगी तो हमारे एयरफोर्स के कहां करेगी, जब नेवी भी बीच में आ जाएगी। तो ये जहाज अगर हम लेंगे तो हमको ये तकलीफ जरूर आएगी कि जो रेट हमने उस समय फिक्स किया था $75 मिलियन का, हो सकता है पर पीस वो रेट भी बढ़े और साथ में उस टाइम फ्रेम जो 2034-35 का हम दे रहे हैं कि 6 स्क्वाड्स आ जाने चाहिए, हो सकता है वो ना पूरा हो सके। टाइम का एक स्लिपेज का प्रॉब्लम आएगा। और सर मैं आपको याद दिला दूं कि जब रफाल की डील फाइनल हो गई थी, लगभग फाइनल हो गई थी, रफाल ने मना किया था कि हम अगर इंडिया में रफाल को प्रोड्यूस करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में बने रफाइल्स की क्वालिटी की जिम्मेदारी वो नहीं लेगा। कर्नल राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि HAL की क्वालिटी के ऊपर प्रश्न उठते ही रहे हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी पे भी प्रश्न उठते रहे हैं, उनके डिलेज पे भी। अगर आप मार्क 1A को देखें कितना डिले हो चुका है। 1985 में ये जहाज बनना शुरू हुआ था या डिजाइन होना शुरू हुआ था। आज कितने साल गुजर गए हैं, हमारे 40 साल हो गए और ये जहाज अभी तक फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे मार्क 1A नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं HAL के ऊपर ये प्रश्न जरूर उठते हैं और उठते हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। सबसे बड़ा डर जो दूसरे देशों को लगता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो ये लगता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी देते हैं तो कहीं दुश्मन या कॉम्पिटिटिव फर्म्स के पास वो टेक्नोलॉजी ना पहुंच जाए। रूस की तरफ से भी कोई ऑफरिंग होगी इस डील में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कर्नल राठौर।
हम हमेशा से बहुत कंफर्टेबल रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन एजेंसीज है HAL वो भी बहुत कंफर्टेबल रही हैं सुखोई या फिर MiG-21, MiG-23, MiG-27 को असेंबल करने में या बनाने में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर भी। तो सुखोई 27 का अपग्रेडेड वर्जन है सुखोई 57। अभी हाल ही में इन्होंने चाइना के अंदर अपना प्रदर्शन किया था, वहां पे टेस्ट पायलट्स ने यह बताया कि Su-57 J-35 जो कि चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि उनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे रखा जाएगा, तो उससे बेहतर है ये। तो स्टेल्थ होता क्या है? स्टेल्थ का मतलब होता है कि जो रेडार के ऊपर सिग्नेचर हो या हीट सिग्नेचर हो या फिर उसका जो विजुअल सिग्नेचर है वो कम होता है, बहुत कम। ये नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता, पर बहुत कम होता है। यानी कि उसको पकड़ना रेडार के ऊपर या उसको हीट सीकिंग मिसाइल से पकड़ना या विजुअली उसको देखना थोड़ा आसान नहीं है। और ये 5th जनरेशन जहाज है। अभी तक जो हमने बातचीत की वो 4.5 जनरेशन जहाजों की। ये पहला हम 5th जनरेशन जहाज की बात कर रहे हैं। चीन के साथ अगर हम देखें तो उनके पास J-20 200 की संख्या में है, यानी कि 200 J-20 में से कई J-20 वो टिबेटन ऑटोनोमस रीजन पे रख सकते हैं। अभी भी 6 एयरक्राफ्ट उनके डिप्लॉय रहते हैं शिगात्से एयरफील्ड के ऊपर, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है। हमारे पास एक भी ऐसा जहाज नहीं है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, जो 5th जनरेशन का हो। इसके बहुत खूबियां हैं, पर लेकिन इसके अंदर जो इनका वेपन सिस्टम्स हैं उनके लिए अलग अलग बे बनते हैं। बे का मतलब होता है कि वो वेपन सिस्टम दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन जब भी वेपन लोड कर दिया जाता है तो वो बे बंद हो जाता है। ऐसे बंद होने के बाद वो पैनल जो है फ्यूजलाज के साथ ही बंद हो जाता है, तो बाहर से दिखता नहीं कौन सा वेपन सिस्टम उसमें लगा हो। लेकिन जब भी इस्तेमाल करना होता है तो वो बे खुल जाता है, वेपन सिस्टम नीचे आता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो मेरे ख्याल से स्टेल्थ के लिए प्री रिक्विजिट है। अगर आपके हार्ड पॉइंट्स बाहर लटके होंगे तो वो रडार पे दिखेंगे। बिल्कुल, इसलिए उसको एक एरोडायनेमिक शेप देने के लिए उसे बंद कर देते होंगे। कर्नल राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें जो 2 टैंडम वाले हैं बीच वाले, उसमें वो BVR यानी कि एयर टू एयर मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हैं उसको फिट किया जा सकता है, जो R-77 है। उसी तरीके से शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को भी फिट करते हैं, लेकिन उसके साइड के बेस हैं उसके अंदर करते हैं। टोटल 6 मिसाइल्स जो है ये कैरी कर सकता है, 10 टन लोड लेके जा सकता है। बाहर भी इसके हार्ड पॉइंट है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये करता है लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के लिए, और वो बॉम्ब्स का तभी इस्तेमाल करता है जब उसको स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखानी होती, क्योंकि जैसे ही बॉम्ब लगाएंगे तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस जहाज के साथ एक प्रॉब्लम है। अभी रशिया ने 76 जहाज को ऑर्डर दिया है। ये उन्होंने 2019 में दिया था, रशियन एयरफोर्स ने। जी हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2022 के अंदर जो उनका युद्ध हुआ है यूक्रेन के साथ, तो इनके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, RF ट्रांस रिसीवर्स और इंटीग्रेटेड चिप्स जो है, जो बहुत ही जरूरी हैं एक फाइटर जहाज के लिए, उसको मिलने में विलंब हो रहा है और उनको थर्ड पार्टी से लेना पड़ रहा है। तो इसके मतलब उसके प्रोडक्शन का श्योरिटी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज ये भी है सर, सुनने में आई है कि जो टेस्ट के लिए बने थे 10 जहाज, उसके बाद रशियन एयरफोर्स को कोई 20 जहाज अभी तक मिल पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात और है सर, कि रशिया ने रूस यूक्रेन वॉर में इसको नहीं उतारा है। इसमें आपकी बात काफी हद तक सही है कि मई 2022 के अंदर उन्होंने अपनी टेरिटरी में रहते हुए इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कुछ टारगेट्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यूक्रेन की वायु सीमा के अंदर वो नहीं गए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इनका एक जहाज ड्रोन अटैक के अंदर डैमेज हुआ था, जो यूक्रेन ने ड्रोन भेजे थे उनके ऊपर अटैक करने, तो एक जहाज डैमेज हुआ था। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनके 10 प्रोटोटाइप थे और 22 के करीब जहाज आज इनके पास है। ये 76 जहाज को पूरा नहीं कर पाए। जो अपने जहाज नहीं बना पा रहे और इतना विलंब हो रहा है, उनसे जहाज लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो 6 स्क्वाड्रन्स चाहिए हमको 2035 से पहले, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। चौथा आपकी लिस्ट में कौन सा है? अभी तक कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट नहीं आया। कर्नल राठौर, F-15EX ये सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड मॉडल है F-15E का, जिसने बहुत सारे युद्धों में, चाहे वो कोसोवो था, इराक था, अफगानिस्तान था, ऐसे बहुत सारे युद्धों में बहुत बड़ा नाम कमाया है। और उसको भी अपग्रेड करके 2 एडिशनल
हार्ड पॉइंट्स इसमें लगाए गए हैं वेपन सिस्टम्स के लिए, फ्यूल एफिशिएंट किया गया है, लॉन्ग रेंज की गई है, और साथ साथ में इसमें ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न आधुनिक सिस्टम्स और वेपन सिस्टम्स को डाला गया है। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इनकॉर्पोरेट किया गया है इसके अंदर, अपने ऑपरेशनल मिशन सिस्टम्स के अंदर। तो अगर मैं इसको कहूं, ये जहाज मार्क 2.5 इसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट फाइटर है। ऊपर से 60,000 फीट तक ये जा सकता है, यानी कि ये रफाल और दूसरा जो जहाज हमने टॉर्नेडो और यूरोफाइटर टाइफून की बात की थी, तो उनसे कहीं बेहतर है। सर्विस सीलिंग में और आपके स्पीड में दिन सबसे आगे है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस सर्विस सीलिंग में 60,000 की फुट के, और साथ साथ में अगर हम मैक्सिमम रेंज भी देखें तो मैक्सिमम रेंज 4,445 किलोमीटर है, जबकि रफाल की 3,700 किलोमीटर थी और 2,900 किलोमीटर थी आपकी यूरोफाइटर टाइफून में। बहुत फर्क है। और ये इसका निक नेम क्या है F-15 का? इसका है F-15 ईगल EX। ओके सर। तो ये जहाज जो है, इसके अंदर अभी वो वाले सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो पहली बार यूएस एयरफोर्स के अंदर भी आएंगे। यूएस एयरफोर्स इसका फर्स्ट क्लाइंट है, और वो चाहते हैं कि इस जहाज का इस्तेमाल करते हुए वो इसको F-22 और F-35 के साथ अपने मेन बैकबोन बनाएं इस जहाज को। क्या ये भारतीय वायुसेना के डिलीवरी शेड्यूल को मीट कर पाएगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो 24 से 48 एयरक्राफ्ट पर ईयर है, और ये साथ में अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री ने इसको ऑर्डर दिया है, वो भी 24 जहाज का। और अगर वो चाहें तो इसको रैंप अप कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज में रैंप अप नहीं हो सकता, लेकिन साथ साथ में इसकी जो वेपन सिस्टम्स इसके अंदर है वो बहुत ही आधुनिक है। कौन से? जैसे कि आपको मैं बताऊं तो जो हमने अभी तक AMRAAM 120 की बात की थी, ये उससे भी एडवांस्ड AIM 260 है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ऊपर है, हवा से हवा में मार करने की। और जो AGM 158 है इसका, जो कि एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, उसकी रेंज 370 किलोमीटर है, लेकिन जो एडवांस्ड वर्जन है उसकी रेंज 925 किलोमीटर है। तो अगर हम इस जहाज की तरफ जाते हैं तो ना केवल हमें विश्व का सबसे फास्टेस्ट फाइटर मिलेगा, हमें वो फाइटर मिलेगा जिसमें मैक्सिमम पेलोड कैरी किया जा सकता है 13.3 टन, और किसी का भी इतना पेलोड नहीं है। साथ साथ में वो वाले वेपन सिस्टम्स कैरी करेगा जो वेपन सिस्टम्स अब डिप्लॉय हो रहे हैं। जुलाई 24 में इसने पहली बार फ्लाई किया था, फ्यूचर में भी ये बहुत रेलेवेंट रहेगा। यानी कि बाकी जहाज जो है वो जल्दी से उनको अपग्रेड चाहिए होगा, इस जहाज को 2040 तक अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर टू एयर रडार और एयर टू एयर मिसाइल की रेंज क्या होगी, जो कि मायने रखती है कॉम्बैट में? देखिए, एयर टू एयर मिसाइल रेंज जिसकी ज्यादा होगी वो दुश्मन के जहाज को पहले शूट डाउन करेगा। यानी कि दो जहाज अगर सामने सामने से आ रहे हैं, एक दूसरे को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो जिस जहाज के पास बेटर रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल है तो वो पहले शूट डाउन करेगा। तो ये रेंज 200 किलोमीटर की बहुत ही अच्छी है और पहले जहाजों से बेहतर है। पर इसमें एक और चीज है, इसके अंदर एक EPAWS सिस्टम है, यानी कि पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम। उससे ये होता है कि ना केवल ये दुश्मन के जहाज की एमिशंस को पकड़ लेगा, उनके ऊपर कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करना है और कैसे अपने आप को बचाना है, वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको डिप्लॉय कर देगा। और इस जहाज में अगर हम इस जहाज की तरफ जाते हैं तो हम फ्यूचर को देख रहे हैं। हालांकि ये स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इस जहाज को हम 2040 तक हमें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम F-22 या F-35 की तरफ न देखें? F-22 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। F-22 इस समय विश्व का सबसे अच्छा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, पर उसकी कीमत है $140 मिलियन, इसकी कीमत है $90 मिलियन। तो जमीन आसमान का फर्क है। हम 1.5 गुना ज्यादा जहाज खरीद सकते हैं अगर हम F-15EX लें, और अगर हम F-22 लें जो कि बहुत ही अच्छा जहाज है, पहले तो हमें अमेरिका को देना पड़ेगा। अमेरिका ने एक और चीज हमको ऑफर की है F-15EX के साथ, और वो ऑफर की है कि हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, हमारे जो रेडार्स हैं, उसको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी कि इसमें अस्त्रा और साथ साथ में ब्रह्मस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके सर। और ये F-35 के बारे में क्या ख्याल है? F-35 जो है इससे लाइट है,
सिंगल इंजन है, एक ही प्रॉब्लम है कि सिंगल इंजन है, लेकिन साथ में उसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही अच्छी हैं और उस वजह से वो अपने आप को हमेशा बचा के रखता है और साथ साथ में दूर रेंज से भी दुश्मन के ऊपर हमला कर देता है। आइए जानते हैं एयर कमोडोर बहल से कि उनकी चॉइस कौन सी होगी। सर, आपने 4 जहाज़ों के बारे में विस्तार से बताया। अब हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि भारतीय वायुसेना ने कौन सा जहाज चुनना चाहिए। कर्नल राठौर, जो भी अभी तक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो हमने विश्लेषण किया है अभी, F-15EX शायद सबसे बेहतर जहाज उभर के आ रहा है, क्योंकि वो जुलाई 2024 में सबसे पहले इंडक्ट हुआ, यानी कि ये लेटेस्ट जहाज है, इसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं। पेलोड देखें 13.3 टन, सबसे ज्यादा पेलोड, बाकियों का पेलोड 6.5 टन से 10 टन है। दूसरा, अगर इसका रेंज देखें 4445 किलोमीटर, बाकियों की रेंज क्या थी 2900 से 3700 किलोमीटर। अगर हम इसकी स्पीड देखें 2.5 माक, सबसे फास्टेस्ट फाइटर दुनिया का यही है। अगर इसको देखें हम उसके प्रोडक्शन रेट पे, तो प्रोडक्शन रेट इसका है 24 से लेके 48 एयरक्राफ्ट साल के, जिसको वो रैंप अप कर सकते हैं, यानी कि वो जहाज है जो समय से पहले हमको 6 स्क्वाड्रन्स दे सकता है। और अगर हम इसको कहें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, तो वो तैयार है मॉडिफिकेशन करने के लिए, वो तैयार है अस्त्रा ब्रह्मोस मिसाइल लगाने के लिए या दूसरे रेडार जो हम चाहते हैं उसके अंदर हो। वो ये भी तैयार है कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लें, ये इसके लिए भी तैयार है। और जी इंजन का तो वैसे भी HAL के साथ पुराना रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखें और पूरे तरीके से इसको विश्लेषण करें, तो बेस्ट जहाज कॉस्ट इफेक्टिवली जो $90 मिलियन के अंदर मिल भी जाएगा पर यूनिट, वो जहाज है F-15EX, जो कि हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। सर, आपने बहुत ही विस्तार से आज और बड़े सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए बताया कि ये 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील, इसमें कौन सा जहाज हमें लेना चाहिए, और शायद हो सकता है कि इसी जहाज का सिलेक्शन भी भारतीय वायुसेना करे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ऐसे गंभीर मुद्दे पर अपने विचार दिए। धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। थैंक यू।